नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। अब एक खबर अमेरिकी अदालत से भी है। न्यूयॉर्क के जज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक महिला के मुकदमे में देरी कराने के ट्रंप की कोशिश को नाकाम करते हुए फैसले में कहा कि राष्ट्रपति पद पर होना उन्हें इस मामले से बचा नहीं सकता। ट्रंप के वकील ने यह कहा कि संविधान राष्ट्रपति को राज्य की अदालतों में दायर वाद में खींचे जाने से प्रतिबंधित करता है। फैसले के बाद याचिकाकर्ता को अपने वाद को जारी रखने की इजाजत मिल गई है। ट्रंप पर 1990 में याचिकाकर्ता के साथ बलात्कार का आरोप था और ये दावा वापस लेने पर मजबूर करने के लिए अपमान भी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हैरानी जताते हुए कहा है कि कैसे एक सत्ताधारी पार्टी का विदेशी सरकार से समझौता हो सकता है। ये कानून में अनसुना है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच 7 अगस्त 2008 को बीजिंग में एक करार हुआ था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि पहले वह हाई कोर्ट जाएं। कोर्ट ने पूछा कि याचिका दाखिल करने में इतना वक्त क्यों लगाया गया। दरअसल जब से कांग्रेस ने भाजपा सरकार को चीनी घुसपैठ पर घेरना शुरू किया है और सरकार से चीन पर सवाल पूछना शुरू किया, तब से बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए यह मामला उठा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में। यानी उन्होंने 3 चीजें कही कि ना तो कभी भी हमारी सीमा में कोई घुसा है, दूसरा कि ना कि कोई घुस करके कब्जा करके बैठा हुआ है, घुसा हुआ है, और तीसरा कि हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में भी नहीं है। ये 3 चीजें प्रधानमंत्री ने 19 जून को कहा। और जब प्रधानमंत्री इतनी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं तो जाहिर बात है कि उसके ऊपर प्रश्न आगे नहीं किया जाता है। लेकिन उससे पहले और उसके बाद में बहुत सारे प्रश्न, सैटेलाइट इमेजेस, बहुत सारे ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट्स, हमारे लद्दाख के सिटीजन्स की रिपोर्ट्स कॉन्ट्रडिक्ट की थी। लेकिन अब 4 अगस्त को डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट में जो मेजर एक्टिविटीज फॉर द मंथ ऑफ जून है, उसके अंदर उन्होंने 3 पेजेस के उन्होंने मेजर एक्टिविटीज की जो डिटेल डाली, उसके अंदर जो पॉइंट नंबर 2 है वो बहुत हैरान करने वाला है। वो मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। लेकिन मैं साथ साथ में दुखी मन से ये भी कहना चाहता हूं कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने सुबह ये डाला था उसको दोपहर तक के हटा लिया गया। तो ये जो डाउनलोड किया कुछ साथियों ने और अब जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको हटा लिया, तो ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि सुबह डाल करके उसके बाद में उसको हटा दिया गया। प्रधानमंत्री को क्या अब ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने ये वीडियो इसलिए किया क्योंकि मेरे बच्चे अच्छी तरह ड्राइंग्स करते हैं और बॉडी आर्ट जो है एक आर्टिस्टिक फॉर्म है, तो वो मेरे बच्चे कर सकते हैं और अच्छी तरह कर रहे हैं। तो आर्टिस्ट फॉर्म तो घर पे रहने वाले नहीं है ना, लोगों को पता चलना चाहिए वो कुछ आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। तो इसलिए वो अच्छी तरह ड्राइंग्स कर रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो लिया। उसने ही पूछा था मुझसे क्योंकि क्या मैं आपके शरीर में ड्राइंग कर सकती हूँ क्या नहीं, ऐसे पूछा था उसने। तो मैंने कहा हाँ ठीक है कर लो, ऐसे कहा और वीडियो लिया, लेकर वो यूट्यूब में डाल दिया था और फेसबुक में भी शेयर किया था। हमें तो कुछ गलत नहीं दिखाई दी उसके ऊपर, लेकिन जो भी लोग इसे लेकर गलत सोच रहे, मैं उनके बारे में बता रही थी कि इन लोगों को उनके बचपन में सेक्स एजुकेशन करेक्ट तरीके से नहीं मिला गया है, इसलिए ये लोग एक माँ बच्चे के बीच में भी माँ के शरीर बच्चे देखने से उसके ऊपर ऐसे
अच्छे सेक्स दिखे, उसमें वो सेक्सुअलिटी है, ऑब्स्सिनिटी है, ऐसे बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेहाना फातिमा को पोक्सो केस में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आप इसके लिए बच्चों का इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको याद होगा कि रेहाना फातिमा पर उनके अर्ध नग्न शरीर पर अपने बच्चों से पेंटिंग करवाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसका मामला बहुत ही तूल पकड़ा था। केरल हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया था। इसके बाद रेहाना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यहां भी उनकी बेतुकी दलील को देखते हुए अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। तो हमारे हाईकोर्ट के जज भी बोला है कि जो कुछ भी तुम करो अपने 4 दीवारों के अंदर कमरे में करो, बाहर करोगे तो वो ठीक नहीं है, बाहर टेलीकास्ट करेंगे तो ठीक नहीं है। तो उनका कहने से ये भी हम सोच सकते हैं कि जो भी गलतियां हम कर सकते हैं अपने 4 दीवारों के अंदर कमरे के अंदर कर सकते हैं, बाहर किसी की भी जानकारी में हुआ है, वीडियो लेकर डाला गया तो ही वही गलत है। सुशांत केस के मामले में बिहार सरकार ने अपना जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। बिहार सरकार ने हलफनामे में रिया पर गंभीर आरोप लगाए। रिया पर हलफनामे में आरोप लगाते हुए सुशांत को दवा का ओवरडोज दिया जाना भी बताया गया, जिससे उनकी मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर पेश की गई। कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह भी कहा गया कि सुशांत की रहस्यमय मौत के पीछे पैसा एक बड़ा कारण है। कोर्ट ने बताया है कि बिहार पुलिस के पास इस मामले में महत्वपूर्ण सुराग मौजूद हैं। इधर मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय ने रिया से पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी की पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। रिया और सुशांत से संबंधित इस मामले में संदिग्धों से ईडी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। बिहार पुलिस ने यह कहा है कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती का साथ दे रही है और बिहार पुलिस को किसी भी तरह का कोई भी सहयोग नहीं दे रही है। रिया चक्रवर्ती के भाई सौमित चक्रवर्ती से ईडी ने आज 2 घंटे की पूछताछ की और उसके बाद उसे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के नए कानून पर आज प्रकाश डाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बदलते समय में एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो गई है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। बदलते ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से भारत की शिक्षा कानून में भी बदलाव करने की बहुत ही जरूरत है। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए
भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। जब भारत का स्टूडेंट चाहे नर्सरी में हो या फिर कॉलेज में साइंटिफिक तरीके से पढ़ेगा, तेजी से बदलते हुए समय और तेजी से बदलती जरूरतों के हिसाब से पढ़ेगा, तो वो नेशन बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा पाएगा। इससे ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? यानी अब सबकी निगाहें इसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वो हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इंप्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। साथियों, हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करे। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारी युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। जब भारत का स्टूडेंट चाहे नर्सरी में हो या फिर कॉलेज में
साइंटिफिक तरीके से पढ़ेगा, तेजी से बदलते हुए समय और तेजी से बदलती जरूरतों के हिसाब से पढ़ेगा, तो वो नेशन बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा पाएगा। साथियों, बीते अनेक वर्षों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इटली के 2 नौसैनिकों के खिलाफ चल रहा 2 मछुआरों की हत्या का केस अभी बंद नहीं होगा। केस तभी बंद होगा जब इटली मारे गए मछुआरों के परिजनों को मुआवजा देगी। पहले इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मामला भारतीय कानून के दायरे से बाहर है। हालांकि कोर्ट ने इटली से नुकसान की भरपाई के लिए भी कहा था। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केस को बंद करने की अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।